ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। आज की तारीख में मतलब ये दो अक्षर सुनते ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। एक नोटिस आता है और सियासत से लेके कारोबार तक हर जगह हड़कंप मच जाते हैं। GSK ज्ञानवाणी, where knowledge speaks। सही बात है। कमाल की बात यह है कि इनके पास न बंदूकें हैं न कोई बड़ी फोर्स, फिर भी ये देश की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है। सवाल यह है कि कैसे? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ईडी की अपनी सालाना रिपोर्ट है और कुछ कानूनी दस्तावेज भी हैं जो इसकी शक्तियों की असलियत बताते हैं। हमारा मकसद इन सब को मत कर ईडी की पूरी कहानी सामने रखना है। बिल्कुल, ये कहां से आई, इसे इतनी ताकत कहां से मिली और आजकल ये इतने विवादों में क्यों घिरी रहती है। चलिए जरा खोदते हैं इस मामले को। बिल्कुल, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ईडी हमेशा से ऐसी खतरनाक एजेंसी नहीं थी। इसकी शुरुआत तो विदेशी पैसों के लेन देन पर नजर रखने वाली एक बहुत छोटी सी सरकारी यूनिट के तौर पर हुई थी। अच्छा। हाँ, आज जो हम इसका विराट रूप देख रहे हैं वो इसे धीरे धीरे मिले 3 खास कानूनी हथियारों की वजह से है। यही 3 कानून इसकी असली ताकत की रीढ़ है। अच्छा, तो मतलब ये रातों रात इतनी शक्तिशाली नहीं बनी। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। ये बनी कब और क्यों? इसकी जड़ें आजादी के ठीक बाद 1947 के एक कानून फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा में है। फेरा? जी, फेरा। उस वक्त देश के पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी थी, तो सरकार पाई का हिसाब रखती थी। लेकिन एजेंसी के तौर पर इसका जन्म हुआ 1 मई 1956 को। 56 में? हाँ, तब वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी। सिर्फ एक यूनिट? मतलब बहुत ही मामूली सी शुरुआत हुई थी। हाँ, बहुत मामूली। दिल्ली में एक हेड ऑफिस और सिर्फ 2 ब्रांच, बॉम्बे और कलकत्ता में। बस 2? बस। उसमें एक पुराना किस्सा है कि कैसे 70 के दशक में FERA इतना सख्त था कि किसी के घर से कुछ डॉलर भी मिल जाते थे तो उसे तस्कर मान लिया जाता था। अरे! माहौल ही अलग था। खैर, 1960 में इस यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी किया गया और चेन्नई में एक और ब्रांच खुली। फिर 1960 में इसे राजस्व विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के हवाले कर दिया गया और तब से ये उसी के तहत काम कर रही है। तो इसका काम करने का तरीका और तेवर भी बदले होंगे वक्त के साथ? जमीन आसमान का फर्क आ गया। FERA, जैसा मैंने बताया, एक बहुत सख्त कानून, लगभग फौजदारी कानून। लेकिन 1990 के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था खुली तो ये कानून कारोबार में रुकावट बनने लगा। अच्छा, मतलब लिबरलाइजेशन के बाद? बिल्कुल। इसलिए साल 2000 में इसकी जगह एक नया नरम कानून लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा। नरम कानून? ये तो आज की ईडी की छवि से बिल्कुल उल्टा लगता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, फेरा के तहत विदेशी मुद्रा का उल्लंघन एक तरह से चोरी जैसा संगीन अपराध था जिसमें जेल हो सकती थी। फीमा ने इसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसा बना दिया, यानी ये एक दीवानी या सिविल उल्लंघन जिसके लिए जुर्माना लगता है, जेल नहीं। अच्छा। इसका मकसद विदेशी मुद्रा को कंट्रोल करने के बजाय मैनेज करना था। इससे कारोबार करना आसान हुआ, लेकिन कहानी में असली मोड़ इसके बाद आया। मतलब फीमा के आने से ईडी के पर कतर दिए गए थे, पर उसे असली ताकत मिली एक दूसरे कानून से। एकदम सही। अच्छा, तो यहां से कहानी में असली ट्विस्ट आया। फेरा से फीमा तक तो ईडी एक तरह से ट्रैफिक पुलिस जैसी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक कमांडो फोर्स बन गई? ईडी का ट्रम्प कार्ड तक कहा है। वो ट्रम्प कार्ड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी PMLA। जी, 1 जुलाई 2005 से इसे लागू करने की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी गई और इसी कानून ने ईडी को वो ताकतें दी जो आज चर्चा का विषय है। ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने और आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर अपराधों से निपटता है। और ये PMLA इतना शक्तिशाली क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें कई ऐसी बातें हैं जो इसे दूसरे कानूनों से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। इसके तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तार करने का अधिकार है। यहाँ तक कि सिर्फ शक के आधार पर आरोपी से पूछताछ किए बिना भी संपत्ति जब्त की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी और विवादित शक्ति कुछ और है। वो क्या? ईडी अधिकारी के सामने दिया गया बयान। हाँ।
अदालत में सीधा सबूत माना जाता है। क्या? एक मिनट, ये बात बहुत बड़ी है। मतलब अगर मैं पुलिस को कोई बयान दूं तो वो अदालत में तब तक सबूत नहीं माना जाता जब तक मैं जज के सामने उसे न दोहराऊं? बिल्कुल नहीं। पुलिस के सामने दिए बयान की कोई सीधी अहमियत नहीं होती, लेकिन ईडी के मामले में जो मैंने ईडी ऑफिसर को कह दिया वही पत्थर की लकीर बन गया। हाँ, ये तो पूरे सिस्टम को ही बदल देता है। बिल्कुल। और यही पीएमएलए की सबसे बड़ी और सबसे विवादित शक्तियों में से एक है। यही नहीं, जमानत की शर्तें भी उल्टी हैं। वो कैसे? सामान्य कानूनों में सिद्धांत है निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो, है ना? हाँ। लेकिन पीएमएलए में जमानत के लिए आरोपी को ही अदालत को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो पहली नजर में निर्दोष है। अरे बाप रे। इसीलिए ऐसे मामलों में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के इन अधिकारों, खासकर गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। बाप रे, संपत्ति जब्त करना, गिरफ्तारी और बयान को ही सबूत मान लेना, इतनी असीमित ताकत। जाहिर है जब किसी एजेंसी के पास ऐसे अधिकार होंगे तो उसके दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल। है गया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। पर पीएमएलए के अलावा बाकी दो कानून कौन से हैं? दूसरा तो वही फेमा 1999 है जिसकी हमने बात की। विदेशी मुद्रा के सिविल उल्लंघन की जांच ईडी इसी के तहत करती है। ठीक है। और तीसरा और सबसे नया हथियार है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी FEOA। ये नाम से ही जाहिर है ये भगोड़ों के लिए है, जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी। एकदम सही। ये कानून उन्हीं बड़े मामलों के बाद बनाया गया था ताकि आर्थिक अपराधियों को देश से भागने से रोका जा सके। अच्छा। अगर कोई 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का आर्थिक अपराध करके देश से भाग जाता है और वापस आने से इनकार करता है तो ईडी इस कानून के तहत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करवा सकती है। और उससे होता क्या है? एक बार कोई भगोड़ा घोषित हो गया तो ईडी उसकी भारत और विदेश में मौजूद सारी संपत्ति जब्त कर सकती है, सिर्फ अपराध से जुड़ी संपत्ति ही नहीं। मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टी। सारी। ये शक्तियों का एक अजीब सा घालमेल लगता है। अब ये समझते हैं कि ईडी किसी मामले की जांच शुरू कैसे करती है। क्या वो खुद से कोई भी मामला उठा सकती है? नहीं, पीएमएलए के मामले में ईडी खुद से जांच शुरू नहीं कर सकती। अच्छा। उसे एक शेड्यूल्ड ऑफेंस यानी एक पूर्व निर्धारित अपराध की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि पहले किसी और एजेंसी जैसे पुलिस या सीबीआई को एक एफआईआर दर्ज करनी होती है। अगर वो अपराध पीएमएलए के दायरे में आता है जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या फिर फिरौती और उसमें हेरा फेरी की रकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो एजेंसी ईडी को सूचित करती है। ईडी फिर उस एफआईआर या चार्जशीट को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अपनी जांच शुरू करती है। और ईडी में काम करने वाले लोग कौन होते हैं? इनकी भर्ती कैसे होती है? देखिए, ईडी का अपना कोई अलग कैडर नहीं है। ज्यादातर अधिकारी डेप्यूटेशन पर दूसरी एजेंसियों से आते हैं जैसे आईआरएस, आईपीएस और आईएएस। अच्छा, मतलब दूसरी सर्विसेज से। हाँ, सीधी भर्ती सिर्फ असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पर होती है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के जरिए होती है। मतलब ये विशुद्ध रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं से चुने गए अधिकारी होते हैं। जी। और इसका ढांचा कैसा है? इसका बॉस कौन होता है? और ये पूरे देश में फैली कैसे है? इसका नेतृत्व एक डायरेक्टर करते हैं जो भारत सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी के पद के होते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरे देश में इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और चंडीगढ़ में। इनके नीचे 27 जोनल ऑफिस है और फिर 18 सब जोनल ऑफिस है। काफी बड़ा नेटवर्क है। हाँ, यहाँ एक और तकनीकी लेकिन जरूरी बात यह है कि ईडी कोई वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? वैधानिक निकाय ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये है कि ईडी को संसद के किसी विशेष कानून के तहत नहीं बनाया गया, जैसे चुनाव आयोग या सीएजी को बनाया गया, जिनकी अपनी एक अलग स्वायत्त पहचान होती है। अच्छा। ईडी सीधे सीधे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के एक अंग के तौर पर काम करती है। मतलब ये सरकार के एक विभाग का हिस्सा है। बिल्कुल। इसी वजह से इसकी स्वायत्तता और सरकार पर इसकी निर्भरता को लेकर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है। और शायद इसी वजह से ईडी पर ये आरोप लगते हैं कि वो इन शक्तियों का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से करती है।
आप सीधे मुद्दे पर आ गए। यही आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है और हमारे विपक्ष का सीधा और साफ आरोप है कि ईडी सरकार के हाथ का एक राजनीतिक हथियार बन गई है, जिसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराना, धमकाने और उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। कविता और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं की हालिया गिरफ्तारियों का जिक्र बार बार आता है, जिससे विपक्ष एजेंसियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र पर हमला बताता है। हाँ, उनका सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में ही है? सत्ता पक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल, ये उनके तर्क का मुख्य आधार है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और सत्ता पक्ष का नैरेटिव बिल्कुल अलग है। वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है। प्रधानमंत्री का बयान कोट किया गया है कि ये हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी है। अच्छा, उनका तर्क है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो आज जांच से बचने के लिए भ्रष्टाचार बचाओ के नारे के साथ एकजुट हो रहे हैं कि ईडी ने इन सभी भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर ला दिया है। एक तरफ ईडी को भ्रष्टाचार के खिलाफ रामबाण की तरह दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह, जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, और सच इन दोनों के बीच कहीं है। और इसी बहस के बीच ईडी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जैसे स्रोत सामने रखते हैं, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों का जिक्र है, जहां ईडी की कार्रवाई से बैंकों को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वापस दिलाई गई। 30,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। यह सरकार के इस दावे को मजबूती देता है कि एजेंसी आर्थिक अपराधियों पर नकेल कस रही है और देश का पैसा वापस ला रही है। तो एक तरफ राजनीतिक दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ हजारों करोड़ की रिकवरी के ठोस नतीजे। इन दोनों ही दृष्टिकोणों को प्रमुखता से सामने रखते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि जिस एजेंसी की शुरुआत विदेशी मुद्रा की छोटी-मोटी निगरानी के लिए हुई थी, हाँ, वो आज पीएमएलए और एफओए जैसे कानूनों की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों के खिलाफ देश की सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे विवादित एजेंसी बन चुकी है। हाँ, जो बात सबसे आकर्षक है वो है शक्ति और संतुलन का सवाल। एक तरफ हम के बड़े और जटिल आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए ईडी जैसी एक मजबूत एजेंसी की जरूरत है, जो भगोड़ों की संपत्ति जब्त कर सके और जनता का पैसा वसूल सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ इसकी असीम शक्तियों, खासकर पीएमएलए के तहत मिले अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी उतने ही गंभीर सवाल हैं। सही बात है। क्या एजेंसी बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर पा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे बल्कि सुनने वालों के विवेक पर छोड़ देते हैं। और अंत में एक विचार जिसके बारे में सोचा जा सकता है, जैसे जैसे वित्तीय अपराध तकनीक के साथ और भी जटिल और ग्लोबल होते जा रहे हैं, एक देश को एक शक्तिशाली जांच एजेंसी की जरूरत। हाँ, और लोकतंत्र में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों के बीच सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए। ये सवाल सिर्फ भारत में ईडी के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अहम है।